अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मोइज़ ख़ान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विज़र्ड ऑफ लिटरेचर। दोस्तों, हम हाज़िर हैं इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पे सीरीज़ के दूसरे लेक्चर के साथ। पहले लेक्चर में हमने एंग्लो सैक्सन टाइम पीरियड को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहाँ से क्लिक करके देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड को। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो पर जाने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आप तक फ़ौरन से पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं आज के लेक्चर की आउटलाइन की। तो आज के लेक्चर में हम ये एरियाज़ कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, फिर हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड की 3 डिवीजन्स को देखेंगे, द एज ऑफ चॉसर, एज बिफोर चॉसर और रिवाइवल पीरियड। फिर हम टाइप ऑफ लिटरेचर को देखेंगे और राइटर्स को भी हम टच करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो दोस्तों, एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है इसको हम मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं और मेडिवल पीरियड भी कहते हैं। उसके बाद ये एंग्लो नॉर्मन्स जो हैं ये कैसे आए, नॉर्मन्स कैसे आए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था बैटल ऑफ हेस्टिंग्स का, जिसमें किंग हैरोल्ड जो कि एंग्लो सैक्सन्स का लास्ट किंग था और विलियम द कंकरर जो कि नॉर्मन्स का किंग था, नॉर्मैंडी फ्रांस का ड्यूक था, उनके दरमियान बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई 1066 में। उसमें किंग हैरोल्ड मारा गया और एंग्लो सैक्सन का दौर ख़त्म हो गया, साथ ही एंग्लो नॉर्मन्स का दौर शुरू हो गया। अब नॉर्मन्स जो थे वो अपने साथ सिर्फ आर्मी ही नहीं लेके आए बल्कि स्कॉलर्स भी लाए, क्रॉनिकलर्स भी लाए और मिनिस्ट्रल्स भी लाए। ठीक है, क्रॉनिकलर्स क्या होते हैं? जो कि हिस्ट्री लिखते हैं, और मिनिस्ट्रल्स होते हैं जो म्यूज़िक वगैरह गाते हैं। उसके बाद एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो है ये 1400 सदी ईस्वी तक रहा। कुछ राइटर्स इसको 16th सेंचुरी तक एक्सटेंड करते हैं, लेकिन 1400 से 1500 सदी ईस्वी तक जो है वो एक सेंचुरी पूरी जो थी उसमें कोई लिटरेरी जीनियस जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुई, कोई ऐसा लिटरेचर का वर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ। दैट्स वाई उसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड में समटाइम्स कंसीडर नहीं किया जाता। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड की अब लैंग्वेज की बात करते हैं। तो एंग्लो नॉर्मन्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी, क्योंकि नॉर्मन्स जो थे उनकी लैंग्वेज फ्रेंच थी, वो फ्रांस से आए थे। दैट्स वाई जो उनकी लैंग्वेज थी वो भी फ्रेंच ही थी। तो जाहिर सी बात है जो इन्वेडर्स आए फ्रांस से वो अपने साथ अपनी लैंग्वेज लेके आए, उसी को इम्पोज़ किया गया। जिस तरह हम पे इंग्लिश इम्पोज़ की गई, आज हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इस तरह तब की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी, और इंग्लिश जो थी जो कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी, जिस तरह हमारी उर्दू लोकल लैंग्वेज है, उसको जो है वो बिल्कुल ही साइड पे कर दिया गया। और उसको कौन लोग बोलते थे? वो जो पीजेंट्स होते थे, जो शहरी होते थे आम, वो बोला करते थे। इनफैक्ट इंग्लिश पे कंप्लीट बैन लगा दिया गया 1066 से 1200 तक। उसके बाद इंग्लिश जो है वो एक नई फॉर्म में सामने है जिसको हम मिडिल इंग्लिश कहते हैं, और उसमें फिर जो है वो लिटरेचर लिखा जाने लगा। और इसमें ये जो मिडिल इंग्लिश थी ये मिक्सचर थी फ्रेंच, लैटिन और ओल्ड इंग्लिश का। फ्रेंच लैंग्वेज कहाँ से आई? जो नॉर्मन्स लेके आए। लैटिन कहाँ से आई? वो जो रोमन्स लेके आए थे। और ओल्ड इंग्लिश जो थी वो ऑलरेडी वहाँ की लैंग्वेज। एंग्लो नॉर्मन पीरियड को बेसिकली 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है द एज बिफोर चॉसर जो कि 1066 से 1300 तक रही, फिर द एज ऑफ चॉसर जो कि 1300 से 1400 तक रही, और फिर द एज ऑफ रिवाइवल जो 1400 से 1500 तक रही। अब बात कर लेते हैं एज बिफोर चॉसर की। दोस्तों, ये पीरियड जो है ये 1066 से 1200 तक 1300 तक रहा। 1066 से 1200 तक मैंने पहले ही बताया कि इंग्लिश जो थी वो कम्प्लीटली बैन थी। तो इस दौरान जो राइटिंग्स ज़्यादातर हमें मिलती हैं वो फ्रेंच में ही मिलती हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी हुई, स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, यूनिवर्सिटीज़ बनी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसका आज आप नाम सुनते हैं वो इसी दौर में बनी 1167 में। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो भी उसी दौर में बनी 1209 में। तो उसके अलावा अब इम्पोर्टेंट वर्क्स जो लिखे गए उस दौर में वो ऑर्मुलम थे, द आउल एंड द नाइटिंगेल, जो कि एक
एक मुकालमा है, एक डायलॉग है ऑल का और एक नाइटिंगेल का। फिर ब्रट लिखा गया, और ब्रट जो था है दोस्तों वो उसको क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, वो हिस्टोरिकल एक बुक है। उसके अलावा और भी बहुत से लिखे गए। अब बात कर लें राइटर्स की, तो इसमें हमारे पास ओम आते हैं। ओम जिन्होंने ऑर्मुलम लिखी, लायमन जिन्होंने ऑल एंड द नाइटिंगेल और ब्रट लिखी, और रॉबर्ट माइनिंग और जॉफ्री माउंट, ये कुछ राइटर्स थे उस एज के। अब हम बात करते हैं एज ऑफ चौसर की। दोस्तों एज ऑफ चौसर को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ 3 इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स देख लेते हैं। पहला इवेंट है द 100 Years War, जो कि ब्रिटिश और फ्रांस के दरमियान लगी रही। तो ये दोस्तों 100 साल तक ऐसी कोई जंग नहीं थी जो 100 साल तक रही, बल्कि छोटी छोटी जंगें थी जिनको इकट्ठे 100 साल हो गया ऑलमोस्ट। तो इसको फिर एक ही नाम दिया गया था 100 Years War। फिर ब्लैक डेथ प्लेग आया, और उस प्लेग में काफ़ी सारी अमवात हुई जिसको ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। फिर ये जो 100 Years War हो रही थी, इसके दौरान जो पीजेंट्स थे उनके से काफ़ी टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, और उन्हीं टैक्सेस के खिलाफ एक रिवॉल्ट हुई जिसको हम पीजेंट्स रिवॉल्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस एज के मोस्ट इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर की, जो कि हैं जॉफ्री चौसर साहब, जिनके नाम पे इस एज का नाम रखा गया है। सो ही वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इन फैक्ट ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। उन्होंने इंग्लिश पोइट्री लिखना स्टार्ट की, इंग्लिश प्लेस भी लिखे, लेकिन वो प्लेस जो है वो स्टेज नहीं हो सके, वो अलग बात है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो एक प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, एक इन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी, जो कि एक कहानी है। बेसिकली इट इज़ नॉट अ प्रोज बट इट्स अ पार्ट ऑफ पोइट्री। ये पोइट्री में लिखी गई एक कहानी है। उसके बाद द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ये भी इन्होंने लिखी। कुछ और राइटर्स के वर्क्स की बात करें तो अ विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है इस एज का, जो कि एक सेटायर है। उसके बाद द कन्फेशियो अमेंटिस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जो कि लिखा गया। अब मेजर राइटर्स की बात करें तो ऑब्वियसली जॉफ्री चौसर साहब आते हैं इसमें, विलियम लैंगलैंड आते हैं, और जॉन गॉवर आते हैं। तो ये तो थे एज ऑफ चौसर। अब हम बात करेंगे द एज ऑफ रिवाइवल। दोस्तों इस एज में बहुत कम लिटरेरी जीनियस प्रोड्यूस हुई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें क्यों लिटरेरी जीनियस कम थी, इसकी वजह एक ये भी है कि बहुत सारी अमवात हुई जो कि 100 Years War, ब्लैक डेथ और पीजेंट्स रिवॉल्ट इनके दौरान हुई। तो एक वजह तो ये भी हो सकती है दोस्तों कि हम कहते हैं कि ये एज जो है लिटरेरी जीनियस इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ राइटर्स थे जिन्होंने लिखा इस एज में। और उन्होंने लिखा क्या, वो उन्होंने इमिटेट किया, उन्होंने नकल की चौसर की जस्ट, और कुछ नया नहीं किया क्रिएटिव। इन राइटर्स की बात की जाए तो उसमें ओक्लेव आते हैं, लिकेट आते हैं, हॉज आते हैं, उसके बाद स्केल्टन, हेनरिसन और डॉगलास, ये सारे उस एज के इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं। अब अगर उस दौर के लिटरेचर की बात की जाए तो उसकी 3 ही करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक रोमांसेस, मिरेकल मोरालिटी प्लेज और सटायर। रोमांसेस जो है वो उस दौर की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। रोमांस जो आज हम पढ़ते हैं वो नहीं जो आज हम मतलब लेते हैं, बल्कि वो नाइट्स की, किंग्स की स्टोरीज़ हुआ करती थी तब। रोमांसेस उनके पैट्रियटिज़म हुआ करता था, उसमें हम किंग आर्थर और उसके नाइट्स 12 नाइट्स जो थे उसके बारे में पढ़ते हैं। द वॉर ऑफ ट्रॉय के बारे में हमें रोमांस मिलते हैं। मिथिकल स्टोरीज़ जो हैं चार्ली मैग्नी की, उसके बारे में रोमांस मिलते हैं। और द अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में हमें रोमांसेस मिलते हैं। फिर हम मिरेकल मोरालिटी प्लेज की बात करते हैं तो मिरेकल प्लेज कौन से होते हैं, जो बिब्लिकल स्टोरीज पे बेस करते थे, और मोरालिटी प्लेज जो हमें राइट और रॉन्ग के बारे में बताते हैं। ठीक है, उसके बाद सटायर लिखा गया, बहुत सारे स्टायर, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी स्टायर की। तो ये स्टायर्स लिखा गया, ये स्टायर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी थी उस दौर की। तो ये तो थी कुछ इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स उस दौर की। तो ये तो था आज का लेक्चर। अब आप हमसे इंडिविजुअल क्लासेस भी ले सकते हैं। मेरा ईमेल गिवन है, इंस्टाग्राम गिवन है और व्हाट्सएप भी गिवन है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप। उसके अलावा अगर आप हमारी इस लिटरेचर हिस्ट्री की सीरीज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आप तक इजीली पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।